ठीक है कॉपी। देखो यहाँ पे एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल वॉलंटरली वर्किंग, वॉलंटरली वर्ड यहाँ पे आना चाहिए, सेंस ज्यादा सही हो जाएगा। लिखा ठीक है तो ठीक है। अच्छा एक और चीज, बट देखो, देखो जितनी चीजें आपको बोली जा रही हैं आपको अपने आप को बेटर करने के लिए उसको फॉलो करिए। बिलीव मी, देयर विल बी अ डे जिस दिन आप अपने आप पे प्राउड फील करो कि हाँ अब सीखा है हमने, ये फीलिंग आएगा हमें। जितना टास्क कहा जा रहा है उसको करो। उसमें से ये एक टास्क तो है कि नोट्स आपने बनाया, अच्छी बात है। नोट्स अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाया, राइट। अच्छा, आपके नोट्स, हर एक लोग के नोट्स लाइन बाय लाइन चेक करने की पॉसिबिलिटीज तो नहीं है किसी के पास। तुम्हारे अपने पास तो है कि नहीं है? नहीं है। हम बताते हैं कैसे नहीं है। हम लोग के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, आज है। आज पॉसिबिलिटी है, पहले लिख लो। पहले लिखो, अपना नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, कोई भी आपके पास टैब है, लैपटॉप है या जो भी डिवाइसेस है, उसमें गूगल ओपन करो, लिखो इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। इंग्लिश में जो वर्ड आपने लिखा है उसको वर्ड टू वर्ड बोल लो, क्योंकि लिखने में उसमें टाइम लगेगा, टाइप करने में डबल काम हो जाएगा। बोल लो, ऐसे माइक लगाओ और सारा सेंटेंस बोल लो, ठीक है। बोल करके एक बार मिला लो कि आपने सही लिखा कि नहीं लिखा, कोई सेंटेंसेस का वर्ड इधर उधर तो नहीं ना है। अगर कोई एरर है उसके मीनिंग में तो उसको सही कर लो, और उसके बाद उसका हिंदी देख लो, एक्यूरेट सेंस निकल रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्यूरेट इनएक्यूरेट सेंस निकल रहा है। अगर इनएक्यूरेट सेंस निकल रहा है तो फिर देखो ये कहाँ पे एरर हुआ। इतना काम कर लिए तो तुम लोग पता है कहाँ पहुंच जाओगे, यू विल बी मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ये वो चीजें बता रहे हैं जो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, स्लो हो। कॉपी नहीं लाए, क्यों? भारी लग रहा था, गिर जाते हैं वो कॉपी रहता तो। कितना भारी कॉपी है कि चलते चलते गिर जा रहा है बेचारा, ऐसा था क्या? ये तो पिछले ही चैप्टर का है, जब बिजनेस स्टडीज में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी तुम पहुंचे हो। अभी तो सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद पार्टनरशिप आया है, उसके बाद आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी आया है, फिर एचयूएफ आया है, वो सब कहाँ है? यही इनकंसिस्टेंसी है। कंप्लीट कीजिएगा आज। आज कंप्लीट कीजिएगा, कल संडे है, मंडे को आइएगा लेकर के। मंडे को वैसे तो बिजनेस स्टडीज है नहीं, बट नेक्स्ट फ्राइडे या नेक्स्ट फ्राइडे को जिस दिन बिजनेस स्टडीज होगा उस दिन किसी का छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, कल वाला नहीं हुआ। अगर लेक्चर 12 बजे आया ना, तो अगले, अगर तुम्हारा क्लास मिस हुआ और लेक्चर उस दिन रात में 12 बजे आया, तो अगले माइंड में ले लो कि सुबह उठ के इसको करेंगे, ठीक है। बनाइए उतना अपने आप, अपने अपने अंदर उतना रूटीन, उतना डिसिप्लिन लाओ। कॉपी लाओ, जिस दिन जो सब्जेक्ट है उसका कॉपी लाओ। तुम लोग ही नहीं लाए? लाओ, चेक करो जल्दी से। लाओ ना। क्या कह रहे हैं? ये छोड़, मालूम है क्या है, एक चीज है कि 11th में थोड़ा सा जोश है शुरू में पढ़ने का, धीरे 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 डाउन हो जाएगा, और 12th में तो एकदम हवा हो जाएगा अगर ऐसे पढ़ोगे तो। डे 1 में जो अपने अंदर मोटिवेशन लेकर के पढ़ाई स्टार्ट करा है, डे 99, डे 200, डे 299 और डे 499, 2 साल तो कम से कम यहाँ पे रहोगे। तो 2 साल तक आपके अंदर यही कंसिस्टेंसी जो डे 1 में था पढ़ने का, वो डे एंड में रहना चाहिए। बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 स्टार्ट किया, जोश में स्टार्ट किया, उसके बाद चैप्टर 2 गायब, चैप्टर 3 गायब, चैप्टर 4 गायब, चैप्टर 5 गायब, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की। और हर एक दिन का टास्क उसी दिन लीजिए,
अब आज जाइएगा घर में, कल तो संडे रिलैक्स करेंगे, संडे को आराम से सारा होमवर्क करेंगे ना। तुम अपना संडे खराब कर रहे हो, अपना परफॉर्मेंस भी खराब कर रहे हो। संडे कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आज पढ़ने का है, कल संडे, कल एंजॉय करने का टाइम है, सारा काम आज कर लेंगे, कल पे नहीं रखेंगे कि कल संडे को जब सोने का टाइम आया, ओ होमवर्क ही नहीं करा, ओ ये वाला टास्क नहीं बनाया, तो स्ट्रेस हो गया ना। पूरा दिन एंजॉय किया और सोने का टाइम पे स्ट्रेस आ गया। क्या कहते हैं, अंत भला तो। अगर आपने एंड में जाके ये फील किया दैट हाँ कुछ किया है, सब बढ़िया है, और एंड में जाकर के चीजें ऐसी नहीं है, तो फिर तो प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज का। हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है ये हमने डिस्कस करा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिमम 10 लोग मिलके बनाते हैं। कितने लोग मिलके बनाते हैं? और ये 10 के 10 लोग अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं, ठीक है। और मकसद क्या होता है? मकसद प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता है। मकसद क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का? मेंबर्स का वेलफेयर। जितने मेंबर्स हैं उनका बेहतरी होना चाहिए, उनको फायदा पहुंचना चाहिए, मेंबर्स को सर्विस मिलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं वॉलेंटरी एसोसिएशन, मेंबर जिन्होंने मिलकर फॉर्म करा है वो सारे लोगों के बेनिफिट के लिए फॉर्म हुआ होता है, और इसको फॉर्म करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत रजिस्टर कराना होता है, बताए? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। इस कानून के तहत आपको इस सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। अभी तो धीरे धीरे ये सारे लॉज के नाम वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि चेंज हो जाए। हम लोग नाम बदलने में एक्सपर्ट है, ठीक है, लेवल चेंज कर देते हैं, बट चीजें उससे बेटर होने की वजह उससे वर्स होती। अगर हमने एक टैग, एक रूल्स बनाया है और वो रूल्स फॉलो ही नहीं कर रहे, तो रूल्स मीनिंग कैसे? रूल्स का नाम चेंज कर देने से क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं। डेवलपमेंट तब होगा जब उसको रियल ग्राउंड पे हम उतारेंगे, उसी चीज को हम अचीव करेंगे। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक ऐसा संस्था है जो 10 लोगों के मिलने से, 10 लोग, कम से कम 10 लोग, 10 से ज्यादा हो सकते क्या? हो सकते, 10 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने लोग चाहिए? 10 लोग। 10 लोग मिलकर के ही आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब सोचो, बहुत सारे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, सारे लोग एम्प्लॉइज हैं, काम कर रहे हैं कहीं, किसी के पास घर नहीं है। अब 10 लोग बड़े शहर में रह रहे हैं, ठीक है। अब उस शहर में जमीनें खरीदनी सबके बस की बात नहीं है, एक्सपेंसिव है। फिर जमीन खरीदना है, फिर कंस्ट्रक्ट करके घर बनाना है, कितना मुश्किल है कि नहीं? लेकिन भले ही 10 लोग अलग अलग 10 टुकड़े में लैंड नहीं खरीद सकते, लेकिन 10 लोग मिल करके अगर 10 के रिक्वायरमेंट का 20% लैंड भी खरीद लिया, तो उसको फ्लोर वाइज बना सकते कि नहीं बना सकते? दैट्स हाउ ए हाउसिंग सोसाइटी वर्क्स। हाउसिंग सोसाइटी कैसे वर्क करता है? ऐसे वर्क। अब क्या करेंगे भाई, 10 लोग जुड़े हैं, एक लेवल के हैं, एक स्टेटस के हैं, 10 को घर खरीदना है, तो सब मिलकर के सबने सोचा कि चलो क्या एक जमीन खरीदते हैं पहले, उसके बाद आगे देखेंगे। सबने एक अमाउंट पुल अप किया और उनके रिक्वायरमेंट का 20% ऑफ द एरिया परचेज करा। मान लीजिए कि सबको चाहिए था 1000 स्क्वायर फीट, तो 1000 स्क्वायर फीट इंटू 10,000 स्क्वायर फीट सब अलग अलग प्लॉट ऑफ लैंड खरीदते हैं। अब सबने मिलकर के क्या सोचा कि हम क्या करते हैं कि 2000 स्क्वायर फीट लैंड खरीदते हैं और इसको क्या करेंगे, 5 फ्लोर्स में बना लेंगे। कितने फ्लोर्स में बना लेंगे? 5 फ्लोर्स। बल्कि 2000 नहीं, इन्होंने सोचा कि हम लोग 5000 खरीदते हैं, 10-10 हजार इंडिविजुअल छोड़ने के बजाय 5000 खरीदते हैं। 3000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट एरिया में 2-3 लेवल पे कंस्ट्रक्शन करेंगे और थोड़ा सा ओपन स्पेस रखेंगे। तो उन लोगों का मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं? एक तो घर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दूसरा ये कि उनके पास एक्स्ट्रा स्पेसेस रहेंगे, कार पार्किंग की जगह होगी, हर एक चीज का जगह होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअली इंडिविजुअली सब लोग घर लेकर के रखेंगे तो कैसा बनता है, देखते हैं जैसे हम लोग गांव देहात में देखते हैं, और अपने इस गांव में, ये भी तो गांव ही है ना। गांव से अचानक से शहर बना, शहर थोड़े, शहर डेवलप किया जाता है। हम लोगों का जो ये सिटी बन गया है ना, ये तो सिटी डेवलप किया हुआ सिटी नहीं है। सिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हाँ, सिटी का डेवलपमेंट में आपको एक तो रहने के लिए जगह होगा, खेलने का जगह होगा, जिम्स होंगे,
पार्क्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी, सबको एक तरीके से मिल रहा होगा। ये है सिटी का कॉन्सेप्ट। ये सिटी थोड़े है। और ऐसे सिटीज आपको गिने चुने हुए मिलेंगे इंडिया में। सिटीज देखना है बाहर, हम तो कहते हैं कि बाहर के गांव जो है ना वो यहाँ से बेहतर है, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज। यहाँ तो ऐसे ही बस गए हम लोग। सबका यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है, एक साथ मिलकर कंस्ट्रक्ट डेवलपमेंट नहीं करना है। एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा तो 1 इंच भी इधर से उधर दूसरे का आ जाए मेरे पास, मेरा नहीं जाना चाहिए किसी के पास। सड़क वाला अपने में अंदर आ जाना चाहिए, हम सड़क में नहीं जाएंगे, मेरा जमीन सड़क में ना जाए। और फिर क्या हो रहा है, जितना इंक्रोचमेंट किए उसमें कुछ चीजें बना लिए और फिर आएगा बुलडोजर ठक। तो यहाँ पे बुलडोजर गलत थोड़े है, तुमने दूसरे के एरिया को इंक्रोच करा है। सोचना चाहिए था पहले। बल्कि होना तो ये चाहिए कि अगर एक एरिया में 10 लोगों ने जमीन खरीदी है तो सब मिलकर के डिसाइड करेंगे। क्यों ना ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हैं कि नीचे में हम लोग पैसेज रखते हैं 8 to 10 फीट का, नीचे में कंस्ट्रक्शन हम लोग थोड़ा अंदर होकर के करते हैं और ऊपर में बढ़ा लेंगे। एरिया भी आपके अंडर में रहेगा और आने जाने का स्पेस। और कोई भी घर का खूबसूरती कैसे रहता है, जब आपके पास पार्किंग स्पेस हो, रोड्स हो, रोड चौड़ा हो, नाली इतना स्पेस रहेगा जाने का, वो घर की खूबसूरती रहती है क्या। लेकिन वही 10-12 फीट आने जाने का रास्ता है, अब उस घर की खूबसूरती हो। तो सोसाइटीज में ये सारा 10-10 फीट का रास्ता होता है। और वो रास्ता कैसे आता है, जमीनें तो नहीं होती है, नीचे लोग छोड़ छोड़ के अंदर करके बनाते हैं। 4 फीट अगर रास्ता है पहले से प्लान, तो 3 फीट इन्होंने छोड़ा, 3 फीट इन्होंने छोड़ा, 10 फीट का रास्ता हो गया। और छोड़ा क्या, 3 फीट ऊपर जाकर के 3 फीट एक्सटेंड कर लेंगे, पिलर पे 1 फ्लोर पे जाके एक्सटेंड कर लिए, हो गया। लग भी रहा है खूबसूरत, और डेवलपमेंट भी उसी तरीके का दिखेगा। सब कुछ होता है माइंडसेट से। ठीक है, बाकी स्लोगन्स तो आप जितने भी दे दो, स्लोगन्स के नाम पे आप खर्चे पे खर्चा करते जाओ, कोई फर्क। स्वच्छ भारत अभियान 1 नंबर का स्लोगन है, क्या फर्क पड़ेगा। जब तक सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं चलेंगी, कोई भी प्रोग्राम हिट नहीं होना, सक्सेसफुल नहीं होना। प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट का भी होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये फॉर्म किस लिए होता है, हमें पता चला कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 10 लोग मिलकर फॉर्म करेंगे। मिनिमम 10 लोग, सिर्फ 10 ही लोग नहीं, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कॉमन पर्पस के लिए आएंगे, है ना। रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, देखो एक्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होगा। अब देखो तुम इसे कैसे भी डिफाइन, ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 with minimum of 12 members who have voluntarily associated with together। आ गया ना। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के तहत हुआ हो, कम से कम कितने लोग आए हो, 10 लोग मर्जी से आए हो, और मेंबर्स वेलफेयर आर द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या हो, मेंबर का वेलफेयर। तो ऐसी सोसाइटीज क्या कहलाती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो बहरहाल हमने ये देख लिया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। अच्छा, बिजनेस स्टडीज में आप सब लोगों के पास एक्सेस रहेगा इस ऐप का, बिजनेस स्टडीज के सारे लेक्चर का, ये इसी ईयर से रहेगा। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स भले ही आप लोगों को आगे पीछे होने की वजह से सिस्टमाइज नहीं जा रहा, बल्कि 12th में आपको अकाउंट्स का भी लेक्चर सिस्टमेटिकली आपको नजर आएगा वहां। ठीक है, ताकि कभी कोई क्लास छूट जाए तो आपके पास वो लेक्चर हो। लेकिन वो एक्सेस अनलिमिटेड नहीं होगा आपका। अकाउंट्स का लेक्चर हम वेल अरेंज तो ऐप पे रखेंगे, लेकिन वो आपको एक्सेस शुरू में नहीं देंगे। वो एक्सेस, फुल एक्सेस आपको लास्ट के 2 मंथ्स में ग्रांट करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपका जो क्लास छूटेगा उसके हिसाब से लेक्चर मांगेगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर अनलिमिटेड लेक्चर आपको सुबह से दिए गए तो जब सुबह उठोगे, चलो ना लेक्चर तो ही आज मन नहीं कर रहा जाने, शट डाउन करोगे, सो जाओ। तो ये ना हो, माइंडसेट ऐसा ना करे, इसलिए आपको एग्जाम के लिए वो आपको एक्सक्लूसिवली रखा जाएगा। बाकी क्लास का लेक्चर कभी छूटा तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको लेक्चर डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, एब्सेंट करने से पहले आपके पास जेन्युइन रीजन होना चाहिए, और रीजन जरूर से बताओ यहाँ सर इस वजह से एब्सेंट हुआ। कोशिश करना है क्लास रेगुलरली अटेंड करें, क्लास मिस ना करें। अब देखिए, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारा आज का टॉपिक है। व्हाट इज आवर टॉपिक,
ये तो हमने जान लिया कि 10 लोग एक साथ आकर के एक एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा करके एक सोसाइटीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें मकसद होगा क्या, लोगों का, मेंबर्स का वेलफेयर। सही है। अब कितने तरह का ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकता है? सबसे पहला क्या है, कैसे सोसाइटीज? अच्छा देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज तुम जानते हो, पहला वर्ड क्या है? तो ये सोसाइटी कौन फॉर्म करेगा? कंज्यूमर, यानी जिनको कुछ खरीदना है। एक सोसाइटीज में 100 फैमिलीज हैं, तो सब लोग का अपना ग्रोसरीज परचेज होगा, होगा ना? तो अब सब लोग इंडिविजुअली जाएं तो मार्केट भी दूर है, ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, एफर्ट लगेगा, उस पर से जाने आने का खर्चा लगेगा, उसके ऊपर ट्रांस गुड्स लाने का खर्चा लगेगा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। उसके अलावा बल्क में तो तुम खरीद नहीं रहे हो, डिस्काउंट मिलेगा नहीं। कितने सारे प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उसी सोसाइटी के अंदर एक कोऑपरेटिव स्टोर मिल करके लोग खोल रहे हैं, सारे फैमिली मिलकर एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करें और कोऑपरेटिव स्टोर खोल रहे हैं, किसी ने 1 लाख कंट्रीब्यूट करा, किसी ने 2 लाख, और पता चला एक अच्छा सा छोटा सा मॉल खुल गया उसी उसी सोसाइटी के अंदर। अब क्या होगा? एक तो ये कि सोसाइटी के कुछ लोग को काम भी मिल जाएगा स्टोर्स चलाने का। दूसरा ये कि सोसाइटी के सारे घरों को क्या मिलेगा? हर जरूरत का सामान मार्केट से सस्ते रेट। दूसरा, हर घर में पहुंच जाएगा, वो पता चला कि होम डिलीवरी का सर्विस है, आने जाने का जरूरत नहीं, कितना टाइम सेव होगा, कितने एफर्ट सेव होंगे और कितना बेनिफिट होगा। ऐसा सोसाइटी क्या कहलाएगा? कोऑपरेट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो इसमें खास बात क्या है, पहला ही लाइन ने लिखा पहला ही लाइन क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन इज कि ये किससे फॉर्म करा गया है। ये किस लिए फॉर्म करा है? कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसने फॉर्म करा है? कंज्यूमर ने। किसके फायदे के लिए? अपने फायदे के लिए। तो यहां पे क्या आया? फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। किस लिए फॉर्म हुआ है? कंज्यूमर की बेहतरी के लिए, कंज्यूमर के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कंज्यूमर का जिस चीज में फायदा है उस फायदे को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो फायदा उठाने के लिए। तो मेंबर्स कौन होंगे? कंज्यूमर्स होंगे, जो चाहते होंगे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और दाम भी सही चाहते हो। इन सोसाइटी का मकसद क्या है? हटाना, एलिमिनेट करना, किसको? मिडिल मैन को, जो प्रॉफिट बना रहे थे, है ना? हटा देने से क्या होगा? आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको सस्ते दाम में मिलेगा, आपको घर चलाना पहले से सस्ता हो जाएगा, इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेगा। तो ये सोसाइटी करेंगे क्या? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करेंगी? एक तरफ है कंज्यूमर, एक तरफ है प्रोड्यूसर, और बीच में है ये सोसाइटी। तो अब ये सोसाइटी डायरेक्टली किससे खरीद सकते हैं? प्रोड्यूसर से। लेकिन अलग अलग कंज्यूमर प्रोड्यूसर से खरीद सकता क्या? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तो बोलेगा कि भाई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 से कम नहीं बेचते, और तुम गए हो 2 पीस खरीदने के लिए, मिलेगा क्या? लेकिन अगर 100 फैमिली और सबका 2-2 पीस का रिक्वायरमेंट है तो कितना पीस हो गया? 200 पीस। ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि नहीं? तो ये बेनिफिट। सो इट परचेजेस गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम होलसेलर्स, और ये किसको बेचा जाता है फिर? होलसेलर से खरीदा, या मैन्युफैक्चरर से खरीदा और सीधा किसको बेचा? मेंबर्स को। तो मिडिल मैन हटा दिया गया। प्रॉफिट अगर सोसाइटी ने बनाया, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मार्जिन तो रखेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन चलता रहना चाहिए। अब मान लो कि मार्केट में इनको मिल रहा है 10% डिस्काउंट, तो मेंबर्स को 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट 5% मार्जिन इज देयर, है ना? और उसी 5% मार्जिन से जो प्रॉफिट और जो सरप्लस कमाया वो किसको मिलेगा? सारे मेंबर्स को मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन किसने कितना पैसा लगाया था। क्लियर है? तो प्रॉफिट्स अगर होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसके हिसाब से? कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। देखो अमूल का एग्जांपल है, पढ़ लीजिएगा इसके, इस इनकी हिस्ट्री के बारे में। कितना भी ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है, ये कौन है? ये है ये, क्या है ये? प्रोड्यूसर्स भी नहीं, ये इसमें आएंगे, मार्केटिंग वाले में आएंगे। प्रोड्यूसर्स में भी काउंट कर सकते हो बट मेनली ये मार्केटिंग
सोसाइटी। ठीक है, देखिए इसको पहले पढ़ लेते हैं सोसाइटीज को, फिर हम लोग अमूल के हिस्ट्री के बारे में भी आएंगे। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसको बोला जा रहा है? इस बार किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा? स्मॉल प्रोड्यूसर। देखो, अगर एक बड़ा बिजनेसमैन है जिसका परचेज बल्क में हो रहा है, और 50 छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में परचेज कर रहे हैं, थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में लेकर के आ रहे हैं, ज्यादा डिस्काउंट किसको मिलेगा? जो ज्यादा बल्क में खरीद रहा है उसको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा ना, है ना? और ज्यादा क्रेडिट किसका होगा? जिसकी कैपेसिटी ज्यादा बड़ी है ना? अच्छा, इसको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो मार्केट में जाके ये ज्यादा सस्ते में बेच सकता है ना? तो ज्यादा सस्ते में बेचेगा तो बाकी सबका तो नुकसान कर देगा। छोटा छोटा बिजनेसमैन ऐसे ही बैठा रहेगा, क्योंकि अब बड़े बिजनेसमैन के पास कोई क्या है, एक प्रोडक्ट जो है उसको 1000 रुपए में मिल रहा है, छोटे दुकानदार उसका दाम 1050 रुपए रखा हुआ। सब अपने अपने हिसाब से रखेगा ना दाम। कोई छोटे बिजनेसमैन के पास जाएगा, अरे वहां पे 1000 रुपए मिल रहा है, सबको पता भी चल जाएगा वहां सस्ता मिलता है। तो कंज्यूमर को तो पैसा बचाना है। अगर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको पता चल जाए कि यहाँ 50 रुपए ज्यादा ले रहा है, वहां 50 रुपए कम ले रहा है, और अगर उसका डिस्टेंस आधा किलोमीटर होगा तब भी चले जाओ। ठीक है, अभी हम लोग इतने रईस नहीं हुए हैं कि पैसा खर्चा करके टाइम बचा रहे हैं। अभी हम लोग पहले कैटेगरी में, टाइम खर्च करके पैसा बचा रहे हैं। अभी हम इस ग्रुप में, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, एक टाइम कहते हैं ना कि एक टाइम ऐसा है कि लोग पैसा खर्च करके क्या बचाने लग जाए। जिस दिन ऐसा होने लग जाए समझ जाओ अमीर हो गए हो। तुम अपना टाइम बचा रहे हो, क्या खर्च करके? पैसा खर्च करके, समझ जाओ अमीर हो गए। कन्वीनियंस बाई कर रहे हो, अफोर्डेबिलिटी आ गई है। तो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स अगर एक साथ 50 लोग आ गए, तो अगर मान लो 50 दुकानदार है और हर एक दुकानदार 100 पीस लाता है, तो 50 × 100 कितना होगा? 5000। और एक बड़ा दुकानदार है, वो 1000 पीस खरीद रहा है, तो इंडिविजुअली तो ये 100 और वो 1000, 10 गुना उसकी कैपेसिटी है ना। इंडिविजुअली कितना गुना कैपेसिटी है? 10 टाइम्स। लेकिन जैसे ही ये छोटे छोटे 50 दुकानदार ने अपना एक ग्रुप बना लिया और बोला हम लोग बल्क में परचेज करेंगे और आपस में सर्टेन क्वांटिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ओवरऑल जो फायदा होगा सब उठाएंगे, जो डिस्काउंट का फायदा मिलेगा, जो अलग अलग चीजों का बेनिफिट मिलेगा वो सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा एक सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं। तो वो 1000 पीस का ऑर्डर प्लेस करे तो ये लोग एक साथ कितने कितने पीसेस का ऑर्डर प्लेस करेंगे? 5000। तो अब इसके साथ कंपटीशन करना इनके लिए आसान हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ऐसा माइंडसेट के लिए क्या चाहिए? ऑनेस्टी, विच इज वेरी मिसिंग, सोसाइटी में है ही नहीं। इसलिए क्यों बोला जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी। और अगर ये नहीं है ना, तो वो सोसाइटी जहां पे ये चीज मिसिंग है वो डेवलप नहीं कर सकती। और जिस सोसाइटी में ये चीज है, कलेक्टिव ऑनेस्टी है, तो वो सोसाइटी प्रॉस्पेरस भी होगा, अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा होगा, और सोसाइटी के हर लोग खुश होंगे। हमारे यहाँ सोसाइटी में कैसे लोग हैं? अपना अपना देखो, खुद को बेटर बनाना है, खुद भी खुश नहीं है, सोसाइटी भी खुश नहीं है। हर के प्रॉब्लम है, हर एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम फेस करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो कॉमन होंगे ना। तो बहरहाल, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन फॉर्म करेगा? प्रोड्यूसर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, किस लिए? अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ऐसा करने से उनको क्या हो जाएगा? दे विल बी एबल टू प्रोक्यूर, यानी बाई इनपुट्स। कौन सा इनपुट? जो वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे, ताकि सोसाइटी में जो कंज्यूमर को गुड्स चाहिए वो बना के वो बेच सके। ये जो सोसाइटी है ना, इसका मकसद क्या है? बड़े बिजनेसमैन से फाइट करना, उनकी बार्गेनिंग पावर को खत्म करना। और आज बड़ा फाइट है बिग बिजनेसमैन और स्मॉल बिजनेसमैन के बीच, बड़ा फाइट है। और ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आ गया ना, बिजनेसमैन के लिए वो एक बड़े से ऐप पे टाई अप करके अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली पहुंचा सकता है। मोबाइल फोन्स लेटेस्ट जो लॉन्च होते हैं, अब कहाँ लॉन्च हो रहे हैं? स्टोर में। कहाँ लॉन्च हो रहे हैं? फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। उसमें आते के साथ जैसे ही लोग ओपन करते हैं ना, वो फ्लैश सेल्स, नया प्रोडक्ट इतने तारीख को आ रहा है। कौन बेच रहा होगा? छोटा दुकानदार। आपके लोकल एरिया का कोई दुकानदार? कौन?
इधर मैन्युफैक्चरर, या यहाँ का इंपोर्टर, या यहाँ का कोई बिग कैपिटलिस्ट। समझ रहे हो ना? ये लोग मंगवा पाएगा क्या उस प्राइस पे? नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करेंगे, ऑफर वाले टाइम पे उस ऑफर को अवेल करेंगे एंड प्रोडक्ट को मंगा के उसी प्रोडक्ट को किसी कंज्यूमर को देंगे 200-300 रुपया मार्जिन रख के। ऐसे बिजनेस बचा रहे हैं। ये स्थिति आ गई है, इतना कंपटीशन बढ़ गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोकल लोकल एरिया के जो बिजनेसमैन है ना, आपस में इतना ज्यादा कंपटीशन करते हैं ना कि वो दूसरे को देखना ही नहीं चाहता कि कोई ऊपर जाए। तो रिजल्ट, सबका नुकसान। बड़ी मछली आई खा के निकल गई सब, और फिर परेशान है कि ऑनलाइन बिजनेस तो मार किया हुआ है, एकदम बिल्कुल बर्बाद किया हुआ है, कस्टमर ही नहीं टर्न अप हो रहा है। और ये तो बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा है ना। सबके हाथ में मोबाइल फोन ही का संख्या तो और बढ़ रहा है। और तो और इसको इतना इजी बनाया जा रहा है कि कहना ही क्या है। अब तुम बोल करके बहुत सारा वर्क कर लेते हो, पहले पॉसिबल था क्या? पहले टाइप करना पड़ता था, लिखना पड़ता था, कमांड देना पड़ता था। अब हे गूगल, हे सिरी, ये करो वो सब कर रहा है। पर्सनल असिस्टेंट बन गया है तुम्हारा, सोचो। बैठ करके किसी को असिस्टेंट ना कहे मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो, वैसे ही है ना वो। ये इस लेवल पे हम डेवलपमेंट कर चुके हैं उन सेक्टर्स में। तो इकोनॉमी का कंट्रोल चला जा रहा है बिग कैपिटलिस्ट के पास। उन सब का ये सॉल्यूशन है दैट वी कैन फाइट, कलेक्टिव फाइटिंग पॉसिबल है, इंडिविजुअली नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं। तो रॉ मटेरियल हो, इक्विपमेंट हो, या कोई दूसरे इनपुट हो जो प्रोड्यूसर को चाहिए, छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं, बड़े कैपिटलिस्ट से फाइट करना है, नॉट पॉसिबल। यू कैन फॉर्म अ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और फिर वो सोसाइटी जब परचेज करेगी तो उनका बाइंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगा, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, और वो मार्केट में ज्यादा बेटर ढंग से कंपीट कर पाएंगे। फिर आ जाइए, क्या हुआ? और इन्हें भी जो प्रॉफिट होगा किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा? मेंबर्स के बीच। तीसरा सोसाइटी है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब देखो, छोटे छोटे बिजनेसमैन के पास एक प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं बनता कि उसको गुड्स बनाने में उसको महंगा पड़ रहा है, ये तो एक प्रॉब्लम है। छोटे बिजनेसमैन का एक प्रॉब्लम ये भी है कि मार्केट में जब वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उनको सही प्राइस नहीं मिल रहा। किसान है, छोटे छोटे किसान, अब मार्केट में गए वो अपना प्रोड्यूस लेकर के, क्या प्रोड्यूस, अपना जो भी वेजिटेबल्स वगैरह प्रोड्यूस किया वो मार्केट में लेकर के गए। अब बिजनेसमैन बोल रहा है इतना में नहीं, इतना में दो। और बिजनेसमैन को पता है ये नहीं तो कोई और किसान लाके बेची दे। लेकिन सारे किसान ने मिलकर क्या कर लिया, ये बना लिया कि भाई गांव का जितना भी प्रोडक्शन होगा एक साथ जमा हो जाना है, और फिर हम एक टीम है जो मार्केट में जाएगी और सही प्राइस से बेच के लाके सबको उसका शेयर दे दिया जाएगा। अगर ये काम ऑनेस्टी से किया जाए तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं? प्राइस सही मिलेगा कि नहीं? कोई एक्सप्लाइटेशन होगा क्या बिजनेसमैन का? बिजनेसमैन वेट कर रहा है, ये नहीं कस्टम, एक किसान आया और वो बार्गेन कर रहा है कि टोमेटो है कैसे लेंगे आप? तो बोला कि 5 रुपए केजी लेंगे, और इन लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट 6 रुपए है, तो 6 रुपए तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, कम से कम 8 रुपए दीजिए, 7 रुपए दीजिए। तो नहीं, इतना में तो नहीं लेंगे, ठीक है, चला गया। दूसरा किसान आया, वो बेचारा मजबूर है, देख रहा कि लेके जाएंगे फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगाओ, सड़ गया, चलो 1 रुपए नुकसान पे ही बेच देते, दे के चला आया, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो इंडिविजुअली गया। अब कलेक्टिवली जाता तो बिजनेसमैन वेट करता रहता, आ ही नहीं रहा है, मार्केट में टोमेटो शॉर्टेज है। फिर आया वही वही किसान का कॉल कर रहा है, भाई लाओ टोमेटो ला के दे दो 7 रुपए। तो बोला नहीं, अब तो 8 रुपए में बिकेगा, क्योंकि किसान को भी पता चल गया मार्केट रेट अब। तो कलेक्टिवली आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। तो सोचो गांव के लेवल पे कितना पोटेंशियल है। हम मार्केट से खरीद रहे हैं प्याज, कैसे केजी? 80 रुपए केजी। किसी भी किसान से जाके पूछ लो क्या उसको 80 रुपए मिला होगा? उसका आधा भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुनाफा कौन कमा रहा? कैपिटलिस्ट। क्यों कमा पा रहा है? क्योंकि वो फाइनेंस समझ रहा है, बार्गेनिंग पावर समझ रहा है, वो जान रहा है कि ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड है, वो जान रहा है कि इनका प्रॉब्लम क्या है। उसको पता है कि उतने दूर से एक ट्रैक्टर और एक ट्रक पे लोड करके लाया है, जाएगा कहाँ? नहीं लेगा तो सड़ना ही है, ले जाओ। लेकिन अगर आप कलेक्टिवली फाइट करोगे, यू विल विन।
तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इस्टेब्लिश किया होगा किसने? देखो किसने इस्टेब्लिश किया? स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने। और यहां पे मकसद क्या है? प्रोडक्ट सेल करना। वहां पे मकसद क्या था? प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जो चीजें चाहिए वो सस्ता लाना, प्रोड्यूसर्स वाले ने। यहाँ पे मार्केटिंग में क्या है? जो प्रोडक्ट बना लिया है उसका हमें सही प्राइस लेके आना मार्केट से। अलग अलग जाएंगे प्राइस कम मिलेगा, कलेक्टिवली जाएंगे प्राइस सही मिलेगा। सो द मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइस फॉर देयर आउटपुट। इसमें वो लोग मेंबर बनेंगे जो चाहेंगे कि मेरे प्रोडक्ट का सही प्राइस मुझे मिले, एक्सप्लॉइटेशन ना हो। अब ये सोसाइटी भी मिडिल मैन को एलिमिनेट कर रही है, अपना कॉम्पिटिटिव पोजीशन बेटर कर रही है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रही है जो सबके फायदे का हो। अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे जो ये लोग जमा करेंगे पूल, क्या क्या जमा करेंगे? आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। सारे मेंबर्स ने जितना प्रोडक्शन किया होगा सबको जमा करेंगे। जैसे अमूल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मिल्क तो फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहा ना। अब वो हर एक का कैपेसिटी लिमिटेड है, अपने अपने प्रोडक्शन ला करके एक जगह जमा कर दिया। अमूल ने क्या करा? उसको एक साथ कलेक्ट करा और फिर अपना प्लांट बिठाया हुआ है, और उस प्लांट में उसको प्रोसेस करके दूध से और भी सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको बनाने के अलावा जो मिल्क बच जाता है उसको डिफरेंट मिल्क में, कोई टोन्ड मिल्क होता है, कोई जो है कि वो फुल बटर मिल्क होता है, इस तरीके से कई कैटेगरीज कर दिया। और 55 रुपया 60 रुपया केजी के हिसाब से, वो जिसका रेट 40 रुपया मुश्किल से गाँव में मिल जाए, आस पड़ोस के शहर में मिल जाए, वो प्रोडक्ट 60, 62, 64। सोचो आज के डेट में क्या पैकेज, बगल दूध वाला आएगा और बोलेगा कि नहीं हो रहा है, 50 रुपए 55 रुपए कर दीजिए। नहीं करोगे? मार्केट से जाके खरीद रहे हैं हाफ के जी 32 रुपीज पैकेट। कैसे हो गया? कैसे केजी हो गया? 64 रुपीज। भाई, अब दूध वाला दूध में पानी ना मिलाए तो क्या मिला? तो मिलाएगा ना वो। और एक टाइम पे ऐसा हो जाता है आदत की सामने वाला प्राइस सही भी दे रहा है तब भी मिला रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। खैर, तो यहाँ पे जो इस सोसाइटी में जो मेंबर्स होंगे ना वो अपना आउटपुट को एक साथ जमा करेंगे, और इस मकसद से कि सही प्राइस मार्केट में मिल सके। अच्छा, सही प्राइस रियलाइज करने के लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बस ला करके जमा करके सिर्फ बेच ले रही है क्या? या उसके लिए प्लांट बिठाया है, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, फिर एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, देन सेल आउट कर रहे हैं। अमूल बटर कैसे पता चल गया सबको नाम? मार्केटिंग हुआ ना प्रोडक्ट का। और गुजरात की कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इंडिया के किसी भी पार्ट में चले जाओ, इसका बटर या इसके प्रोडक्ट मिलते कि नहीं मिलते? मिलते हैं। भले ही मिल्क सब जगह ना मिले, क्योंकि मिल्क को फ्रेश एक सर्टेन लोकेलिटी तक ही आप पहुंचा सकते हैं। तो अगर मान लो किसी स्टेट में अगर आपका वो प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, तो तुम ट्रैवल करके लेके जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा और फायदे के बजाय नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको अगर प्रॉफिटेबल बनाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे अपना प्लांट सेटअप करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात? तभी तुम वो प्रोडक्ट, लेकिन बटर तो सब जगह पहुंचाया जा सकता है ना, उसका सेल्फ लाइफ ज्यादा है ना। घी तो पहुंचाया जा सकता है, तो ये प्रोडक्ट हर जगह मार्केट होगा। सो ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इंडिविजुअल मेंबर्स अपने आउटपुट को एक जगह जमा करते हैं और फिर बहुत सारे मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कौन कौन सा फंक्शन? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन समझ लो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। वेयर हाउसिंग किस लिए? स्टोर करने के लिए। पैकेजिंग किस लिए? क्योंकि प्रोडक्ट को पैक करके बेचेंगे। और प्राइस बेस्ट लेकर आना मकसद इनका होगा। प्रॉफिट कमाया तो ये प्रॉफिट सबके बीच बटेगा, सारे मेंबर्स के बीच। क्लियर है? अगला कोऑपरेटिव सोसाइटीज है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब देखो, फार्मर का प्रॉब्लम क्या है? फार्मर का प्रॉब्लम है कि उनको जो इनपुट चाहिए, बीज चाहिए, है ना, सीड्स, हाई क्वालिटी सीड्स। उनको और क्या चाहिए? उनको चाहिए पेस्टिसाइड। उसको और क्या चाहिए? फर्टिलाइजर्स चाहिए ना। तो इनपुट अगर छोटा छोटा किसान खुद जा रहा है मार्केट में खरीदने के लिए तो वही होगा। तुम एक पैकेट खरीदने गए हो महंगा मिलेगा, होलसेलर के पास चले गए 10 पैकेट खरीद के लाए, बच गया, कॉस्ट रिड्यूस हो गया, डिस्काउंट मिल गया आपको, है ना। तो जब फार्मर्स इंडिविजुअली जाएंगे, कुछ भी खरीदने जाएंगे, चाहे फर्टिलाइजर हो,
चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, या फिर जो भी प्रोडक्ट उनके प्रोडक्शन में यूज होना है, वो सब चीजें उनको महंगी मिलेंगी अगर वो इंडिविजुअली जाए। लेकिन ऐसे छोटे छोटे किसान एक ग्रुप बना करके और मार्केट से जाके खरीदें, तो एक तो उनको आसपास से ही चीजें मिल जाएंगी और सस्ती मिलेगी, है ना। तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, कम डाउन, दे विल कम डाउन, कमेगा। तो फार्मर्स भी कलेक्टिवली अपना वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें उनको इनपुट बेहतर क्वालिटी का मिले और सही प्राइस पे मिले, रिजनेबल प्राइस पे मिले। इसमें जो मेंबर्स होंगे कौन होंगे, फार्मर्स होंगे। वो फार्मर्स जो फार्मिंग एक्टिविटीज को एक साथ करने के लिए रेडी हो। मकसद क्या होगा, लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट लेना। छोटा छोटा किसान एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड प्रोडक्शन करके बेचेगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन सब लोग अगर एक साथ एक ग्रुप बना ले, जैसा कि चाइना ने तो ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया ना, कम्यून सिस्टम। वहां पे एक इंडिविजुअल लैंड उस तरीके से नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, लैंड का कलेक्टिव ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इतना एरिया पे एक पर्टिकुलर फैमिली का ही वो खेती होना है। और फिर वो सारे लोग अपना खेती करते हैं, किस चीज का खेती करते हैं वो भी गवर्नमेंट बताता है। और फिर वो प्रोड्यूस करके क्या करेंगे, गवर्नमेंट को बेचेंगे, कुछ पोर्शन अपने रखेंगे, और सम सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। मतलब सारा उनका बस एक रेंट दे देना गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, लाइक। तो लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और बड़े स्केल पे फार्मिंग करने के लिए ये सोसाइटी फॉर्म करते हैं। अब इस सोसाइटी के फॉर्म करने से क्या होगा, तुम बेहतर क्वालिटी सीड खरीद पाओगे, फर्टिलाइजर सही प्राइस पे ला पाओगे, कोई मशीन इक्विपमेंट चाहिए वो भी ला पाओगे। सोच रहे हो ना, मॉडर्न, एक मॉडर्न मशीन खरीदना है 10 लाख कीमत है। एक इंडिविजुअल फार्मर कर सकता है क्या, नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन उस गांव में 100 किसान हैं। अब 10 लाख की कैपेसिटी 100 के बीच डिवाइड कर दो, कितना बनता है, 10,000, है ना। 10,000 टू 100 कितना होगा, 1 करोड़ का कैपेसिटी होगा। नहीं, 10,000 इंटू 100, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लैक्स आ गया ना। कितना जमा किया सबने, 10-10 हजार। क्या क्या, 10 लाख का मशीन। ऐसे एक इंडिविजुअल फार्मर को कितना चाहिए था, 10 लाख, पॉसिबल था क्या। अब 10 लाख का सामान आ गया सोसाइटी में, सबका फायदा होगा, सारे किसान को यूज करेंगे उसका। अब मान लो कि जरूरत पड़ा कि एक मशीन से काम नहीं चल रहा भाई, सबका काम नहीं हो पा रहा, 2 मशीन चाहिए, तो एक और खरीद लेंगे। अगली बार फिर 10-10 हजार जमा करा, फिर खरीद लिए। तो ये बड़ा प्रॉब्लम कलेक्टिवली सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट सोसाइटी क्या है, क्या लिखा, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है मालूम, कर्ज, उधार। तो ये तो बहुत सारे लोगों का, बिजनेसमैन का एक कॉमन प्रॉब्लम है क्या, फंड चाहिए। क्या चाहिए, फंड। फंड कहां से आएगा, तो एक फंड तो आप सीधा बैंक जाओ, बैंक से कर्जा लो, किसी और से कर्जा लो, है ना। लेकिन अगर एक सोसाइटी ही फॉर्म कर लो आप, बहुत सारे बैंक्स देखे होंगे ना, कोऑपरेटिव लिखा रहता है, कोऑपरेटिव बैंक लिखा रहता है ना। तो कोऑपरेटिव बैंक पहले क्या था, जरूर वो कोऑपरेटिव बैंक है, दैट मींस भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ होगा, या फिर कंपनीज एक्ट के तहत कोई नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर से जो आता है ना, उस रूल के तहत वो फॉर्म हुआ होगा। एट प्रेजेंट कंपनीज एक्ट में भी हम फॉर्म कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, आगे पढ़ेंगे कि सोशल कॉज के लिए भी आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो, जो कि पहले नहीं था, पहले से सोसाइटी ही फॉर्म होती थी। सो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये स्टैब्लिश क्यों किया जाएगा, क्या लेने के लिए, कि मेंबर्स को आसान टर्म्स और कंडीशन पे कर्ज दिया जा सके, इजी टर्म्स एंड कंडीशन। कैसे होगा, सब मेंबर लोग फंड जमा करेंगे, 10,000 5,000 जो भी डिसाइड हुआ होगा। अब वो फंड से, अब मान लो 10-10 हजार रुपया 100 फार्मर ने जमा करा, 10 लाख आ गया ना फंड में। अब किसी फार्मर को 1 लाख का जरूरत है, उसको कर्ज मिल गया, मार्केट से कम रेट इंटरेस्ट पे मिला, और वो लौटाते चला जाए। ठीक है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इजी टर्म्स और कंडीशन पे लोगों को कर्ज मिलता है। मेंबर्स जो होते हैं ना, वैसे लोग होते हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होता है लोन के फॉर्म में। ऐसे सोसाइटीज का मकसद क्या है, टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेंडर्स। वो साहूकार लोगों से एक्सप्लॉइटेशन, जो सोसाइटी के आसपास का रईस लोग होता है जिनके पास फंड है, उनके पास पैसा लेने जाता है गरीब, तो वो क्या बोलेगा, 3% लेंगे महीने का, 10,000 पे 300 रुपए लेंगे, ऐसे भी नहीं बोलता कि 3% लेंगे, 10,000 पे 300 रुपए लेंगे महीने का।
अब वो बेचारा गरीब, वो तो ये कैलकुलेट नहीं करता ना कि हम अभी 10,000 कर्जा ले रहे हैं, कितने टाइम पे लौटा पाएंगे, इतना कैलकुलेशन नहीं होता गरीब के माइंड में, इतना मैथमेटिक्स नहीं होता। वो देखता अच्छा 300 रुपये तो ज्यादा लगेगा, दे देंगे, वो ऐसे सोचता है। अच्छा 300 रुपया 12 महीने में कितना बना, 3600 का मतलब 36% इंटरेस्ट, 36% इंटरेस्ट, मतलब अगर 3 साल कर्जा रह गया ना उसके ऊपर तो डबल हो गया। और पैसे वाले लोग के लिए पैसा डबल करने का तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है, एक्सप्लॉइटेशन। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस सोसाइटी को फॉर्म कर, मोहल्ले के लोग नहीं फॉर्म कर लिया। अब कभी किसी को जरूरत कुछ किसी चीज का पड़ा, किसी की बेटी की शादी है या किसी कोई कोई सामान खरीदना है या कोई और प्रॉब्लम है, वट एवर प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, निकल सकता है। लेकिन एक ही बात है कि किसी भी चीज को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए, ऑनेस्टी। नहीं बिल्ड होता है क्यों, क्योंकि ट्रस्ट खत्म हो गया है। जिस दिन ट्रस्ट सोसाइटी के लोगों में जहां पे रहेगा वहां पे ये सारी चीजें फॉर्म करना बड़ा आसान है। और वो सोसाइटी एक दूसरे का टेक केयर करने वाली भी होती है। उस सोसाइटी में प्रॉब्लम एक को अगर प्रॉब्लम हो तो एक का प्रॉब्लम नहीं होता, सबका प्रॉब्लम होता है, जब तक कि वो रिजॉल्व ना हो जाए। और यहाँ क्या है, यहाँ तो हम लोग ऐसे जीते हैं कि एक का प्रॉब्लम दूसरे के लिए खुशी का रीजन है, सामने वाला प्रॉब्लम है बस यही उसके लिए खुशी का बात है। दैट काइंड ऑफ सोसाइटी वी हैव। कहाँ थे कहाँ आ गए, आगे देखिए, सच सोसाइटीज प्रोवाइड लोन टू द मेंबर्स आउट ऑफ द अमाउंट कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय, मतलब जो कैपिटल उनका जमा होगा ना उसी कैपिटल के अमाउंट से सोसाइटीज के मेंबर को लोन मिलेगा सस्ते दर पे, इजी टर्म्स और कंडीशन। द लास्ट वन क्या है ये, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। एक घर लेना बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी एक रिसेंट सर्वे आया है मुंबई में, अगर आपको घर खरीदना है, आप अपने अर्निंग से 150 साल तक काम करोगे तब ले पाओ। दैट मच एक्सपेंसिव इज दैट। 150 साल का मतलब समझते हो कि अगर 3 जनरेशन्स बैक टू बैक मेहनत करें और कलेक्टिवली रहे तब वो एक घर ओन कर पाएगा। ये सिनेरियो बन गया है। हम लोग जिस वर्ल्ड की तरफ हेडेड कर रहे हैं ना, अभी का जनरेशन पता है क्या है, पास्ट में जमीनें खरीदना घर बनाना आसान था कंपैरेटिवली, अब ये इतना महंगा हो जाएगा ना कि लोगों के लिए रेंट पे रहना आसान होगा, ओन करना मुश्किल, ओन करना टफ हो जाना। क्योंकि वो देखेगा कि इतना पैसा लग रहा है और महीने के हिसाब से तो कम ही पड़ रहा है। तो एक्चुअली में ये क्यों हो रहा है, बिकॉज कैपिटलिस्ट लोग जो है जिनके पास पैसा है वो कंट्रोल चाहते हैं रिसोर्सेस का। और बहुत तेजी से ये इंडिया में एक्सपैंड कर रहा है, बहुत तेजी से। हम लोग जो देख रहे हैं ना कि ये झुग्गी टूट रहा है या फिर छोटे छोटे एरियाज को डिमोलिश करा जा रहा है, क्यों, इसी प्रोजेक्ट पे काम होने की। बड़ा सा हाउसिंग सोसाइटी का क्या करेंगे, एक कंपनीज फॉर्म हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह बना दिए जाएंगे, फ्लैट्स वगैरह बना दिए जाएंगे और फिर फ्लैट को रेंट पे दिया जाएगा। और गवर्नमेंट से उसको सस्ते दर पे मिलेगा कर्ज भी, वो पूंजीपति को फायदा क्या है, जमीन भी सस्ता, कर्जा भी सस्ता। और फिर कंपनी फॉर्म क्या है ना, कंपनी का फायदा में एक सबसे बड़ा फायदा है लिमिटेड लाइबिलिटी, जितना लगा है उतनी डूबेगा। पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनली वो राजा रहे। अब ये साबित करने के लिए उसने कि पब्लिक का पैसा लूट के वो राजा बना है, ये साबित करने के लिए तब तक सब जान ही रहे कानून के हाथ कितने लंबे हैं और कितना टाइम मिलता है ना। एक केस अगर चला गया तो रिजॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा मालूम है। एक इंडिविजुअल का एक आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी था तो उसको ये प्रूव करने में, शायद राशन कार्ड या कोई कार्ड में, ये प्रूव करने में इतना टाइम लगा कि वो बेचारा ऊपर पहुंच गया। तब डिसीजन आया कि हाँ वो उसका जो क्लेम था वो सही था। लो, इस लेवल पे जाके हम जजमेंट लेवल। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ये स्टैब्लिश होता है टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउस एट रीजनेबल कॉस्ट, ताकि लोग जो है
वो सस्ते दर में घर बना सके, अफोर्डेबल हाउस बना सके। अकेले अकेले अगर घर बनाने लग जाए तो बहुत महंगा पड़ेगा, और अगर कलेक्टिवली बनाएंगे तो बहुत कम रेट पे अफोर्ड कर सकेंगे, और बेहतर अफोर्ड कर सकेंगे, हर फैसिलिटीज के साथ अफोर्ड कर सकेंगे। और जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, आप देख लो कि अगर हर एक लोग अपना टुकड़ा टुकड़ा लैंड ही अगर लेकर के लगना चाहे तो पॉसिबल है क्या? नहीं ना। लेकिन अगर उसको आप वर्टिकली सोचो तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है। एक 1,000 के एरिया में अगर 500 एरिया का अगर आपने 10 मंजिला या 20 मंजिला फ्लैट कंस्ट्रक्ट करा दिया विद लिफ्ट फैसिलिटी एंड ऑल, तो कितना लोग रह सकता है, कितना पोटेंशियल है कि नहीं? तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी किस लिए स्टैब्लिश करा गया? टू कंस्ट्रक्ट दी हाउस फॉर इट्स मेंबर एट अ रिजनेबल कॉस्ट। तो हाउसिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है इससे। Clear? The members of this society consist of people who are desirous of producing residential accommodation at lower cost. इस सोसाइटी के मेंबर कौन बनेंगे? वैसे लोग जिनको क्या चाहिए, घर चाहिए। किस रेट पे चाहिए? सस्ते रेट में। तो हाउसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोसाइटी बनी। देखो, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का पोटेंशियल इंडिया में भरा पड़ा है। ये जगह खाली है पूरा का पूरा। कैपिटलिस्ट मिलेंगे आपको, पूंजीपति मिलेंगे जो प्रॉफिट कमाने के लिए है, लेकिन ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। ऐसा ग्रुप कम ही मिलेगा आपको जो अपना सारे मिलके अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कलेक्टिवली। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत कम है, हाउसिंग सोसाइटीज आपको कम मिलेगा, ये सारी सोसाइटीज आपको कम मिलते हैं। ट्रस्ट इश्यूज है, ट्रस्ट का भी एक प्रॉब्लम है। ईमानदार लोग रहे कहाँ? एक पुराना मूवी का डायलॉग है ना कि 100 में से 90 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। मतलब बेईमानी के उस लेवल पे चले गए, लेकिन महानता जबान से बोलने में कि भाई हमसे आगे तो कोई नहीं। अब ये नहीं बता रहे कि हमसे करप्शन में आगे कोई नहीं, डिसऑनेस्टी के मामले में हमसे कोई आगे नहीं, ये छोड़ दे रहे हैं, बट हम महान हैं। दैट्स द केस। महान बनाओ, बोलना ना पड़े, सामने वाला खुद आए कि चलो। जैसे हम लोग आज सोचते हैं कि यूरोप चले घूमने के लिए या फिर इटली चले, वैसे तो मेजोरिटी ऑफ द लोग सोचते ही नहीं, इतना कॉस्टली है कि। पर थोड़ा सा पैसा आ जाए तो लोग सोचते हैं ना घूमने चले। तो वैसे ही बाहर के लोगों को होना चाहिए कि यहाँ इंडिया चलते हैं घूमने के लिए, कुछ बना है इंडिया। इंडिया उस लेवल से डेवलप कर गया, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का है। ठीक है। तो बड़े बड़े शहर के लोग ना, वो टॉप क्लास का गांव ढूंढते हैं जहाँ फ्रेश एयर हो, सब कुछ जो है कि एकदम नेचर हो जहाँ पे। ठीक है। और यहाँ हमने नेचर को तो ऐसे बर्बाद कर रखा है कि उसके साथ अपना बनता नहीं है। इतना पॉल्यूट कर रखा है हमने, जबकि आज के डेट में पॉल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी बिजनेस खड़ा कर सकते। 11th 12th के बाद जब हायर स्टडीज में जाओ, ट्रैवल जरूर करना। और कहाँ किस जगह जाना, कहाँ कहाँ जाओ। अगर आपको पता लग गया कि कोई बिजनेस का सेमिनार और कोई बिजनेस का कोई बिजनेस एक्सपो लगा है। बिजनेस एक्सपो समझते हो? बिजनेस एक्सपो क्या है? जहां पे छोटी बड़ी मशीन का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जा रहा होता है। लाइव मशीन, लाइव आइसक्रीम कैसे बनेगा, लाइव केक कैसे बनेगा, ऐसे सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा होता है। ऐसे एक्सपो में विजिट करो, दिमाग खुलेगा, पोटेंशियल नजर आएगा, बिजनेस पोटेंशियल। ठीक है। हमारी सोसाइटी में एक माइंडसेट ये दिया जा रहा होता है कि जॉब करना है, इसको निकाल लो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना है। क्या करना है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पता है सबसे टॉप चीज क्या है? क्या है? क्या है? इट्स बिजनेस। एक एग्जांपल उठाओ आप, जो टॉप लेवल का रईस हो, कहां से पैसा आया उसके पास? बिजनेस। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये अलग बात है कि एम्प्लॉयमेंट में आपके पास अर्निंग पोटेंशियल भी अच्छा खासा होने लग गया, करोड़ों करोड़ का पैकेज आता है। ठीक है, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट ही करना है तो करो, बट ये अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड नहीं कर देना, क्योंकि ज्यादातर सोसाइटी ट्रेंड हो गई है क्या, बस जॉब लेना है। 3 ऑप्शन है, उन 3 ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, अपने आप को फाइंड आउट करो किधर जा सकते हैं, और फिर अपने आप को बिल्ड करो।
मकसद इस पढ़ाई का यही है। ये एजुकेशन जो हम हासिल कर रहे हैं, इसका पर्पस कोई टॉप क्लास का ह्यूमन बीइंग बनना नहीं है। टॉप क्लास का ह्यूमन बीइंग बनना है फाइनेंशियली। ये मकसद है ना। बाकी अच्छा इंसान तो हर का मकसद होना चाहिए, बेटर ह्यूमन बीइंग्स बनना। ये तो हर का मकसद होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये फायदा क्या है? फिर तो जानवर की तरह है। जानवर भी खाता है, पीता है, हर एक फैसिलिटीज अवेल करता है। बट अगर वो सोसाइटीज में सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, सामने वाले के प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है, तो फिर ह्यूमंस कहलाने के लायक नहीं। तो अब हम लोग ह्यूमैनिटी से इन ह्यूमैनिटी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। सामने वाले के प्रॉब्लम में अपना इंजॉयमेंट तलाश लें। जिस मोमेंट ये चीज आ गया कि सामने वाले के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है और तुम खुश हो रहे हो, थोड़ा देर पॉज करोगे और सोचोगे कि आर यू ए ह्यूमन। दैट्स द थिंग। तो ये था टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कितने टाइप्स है? कौन कौन? सबसे पहला क्या आया? कंज्यूमर। दूसरा क्या आया? प्रोड्यूसर। तीसरा क्या आया? मार्केटिंग। चौथा क्या आया? क्या? कॉमर्स। पांचवा क्या आया? क्रेडिट। छठा क्या आया? हाउसिंग सोसाइटी। दैट्स इट। डेफिनेशन कितना सिंपल है सबका। नाम से ही काम है। जैसा नाम वैसा काम। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में और इसके फॉर्मेशन के बारे में।